क्या कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है कि मतलब लोकतंत्र की जिस सबसे बुनियादी बात को, मेरा मतलब है चुनाव लड़ने को, हम अक्सर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठते हैं, वो भारतीय कानून की नजरों में कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। हाँ, ये सुनकर काफी लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कानूनी हकीकत दरअसल यही है। हम अक्सर ना इन अधिकारों को लेकर एक तरह के मुगालते में रहते हैं। सही कहा। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी मुगालते को दूर करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प कानूनी दस्तावेज हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा और ऐतिहासिक फैसला है, रामचंद्र चौधरी और अन्य बनाम रूपनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभर कर आती है ना, वो सहकारी समितियों, उनके चुनावों और हमारे अधिकारों के पूरे ढांचे को एकदम नई रोशनी में दिखाती है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो यही है, ये समझना कि जब नियम अचानक बदल दिए जाएं, तो एक आम सदस्य के पास कानूनी रूप से क्या रास्ते बचते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी कानूनी पेचीदगी को गहराई से समझने के लिए ना, आज मैं खुद को उस व्यक्ति की जगह रख रही हूँ जिन्होंने ये दस्तावेज हमें भेजे हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। तो मान लीजिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ और आप मेरे लीगल एक्सपर्ट हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। इस भूमिका के जरिए हम उन सवालों के सीधे जवाब तलाश कर सकते हैं जो अक्सर ऐसे मामलों में लोगों के मन में उठते हैं। तो आप बताइए, आपकी समस्या क्या है? तो देखिए, समस्या ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियंस की एक प्राइमरी सोसाइटी की एक पुरानी और काफी सक्रिय सदस्य हूँ। अच्छा। मैं सालों से संस्था से जुड़ी हूँ। अब हमारी मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। ठीक है। लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के यूनियन ने कुछ नए बायलॉज यानी उपनियम लागू कर दिए हैं। ओह। हाँ, और ये नियम चुनाव लड़ने के लिए ऐसी कड़ी योग्यता शर्तें थोप रहे हैं कि मेरे जैसे कई पुराने सदस्य तो रातों रात अयोग्य घोषित हो गए। ये तो काफी निराशाजनक स्थिति है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अधिकारों पर सीधा डाका डाला गया है। तो मेरी तो बस यही जिद है कि बिना कोई समय बर्बाद किए मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊं और एक रिट पिटीशन फाइल करके इस मनमानी को चुनौती दूं। देखिए, आपकी ये निराशा और गुस्सा बहुत ही स्वाभाविक है ना? बिल्कुल। जब आप सालों से किसी संस्था का हिस्सा हों और अचानक नियम बदलकर आपको प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, तो ऐसा ही महसूस होता है। हाँ। लेकिन सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जल्दबाजी करने से पहले ना, हमें इस पूरे मामले की कानूनी गहराई और सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले को थोड़ा समझना होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने शुरुआत में इन नए बायलॉज को रद्द कर दिया था। अरे वाह! तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट ने ये मानकर उन्हें रद्द किया था कि ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को ही पूरी तरह से पलट दिया। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे एक बात समझाइए। जी, पूछिए। मैं यहाँ एक सटीक तुलना करना चाहूंगी। मान लीजिए मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब की मेंबरशिप दे दी गई। मैं सालों से उस क्लब की सदस्य हूँ, नियमित रूप से फीस भर रही हूँ, क्लब की हर गतिविधि में हिस्सा ले रही हूँ। ठीक है, समझ गया। लेकिन जब क्लब की कमेटी के चुनाव की बारी आती है, तो मैनेजमेंट अचानक कुछ नए नियमों का बहाना बनाकर मुझे कोई भी चुनाव लड़ने या पद लेने से रोक देता है। तो क्या लोकतंत्र में वोट देना और चुनाव लड़ना मेरा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इस तरह मुझे चुनाव प्रक्रिया से बाहर करना असंवैधानिक नहीं है? देखिए, आपने जो क्लब का उदाहरण दिया ना, वो बहुत सटीक है। हाँ। और यहीं पर सबसे बड़ी कानूनी गलतफहमी पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बहुत ही स्पष्टता से उस अंतर को समझाया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कैसा अंतर? बात यह है कि न तो वोट देने का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार किसी का मौलिक अधिकार है। क्या? हाँ, संविधान के तहत इसे फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। मतलब ये बात मुझे पच नहीं रही है। चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है? जी नहीं। जिस देश की बुनियाद ही लोकतंत्र पर टिकी हो, वहां चुनाव लड़ने को मौलिक अधिकार क्यों नहीं माना गया? ये सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें संविधान निर्माताओं की सोच और अधिकारों की असल प्रकृति को देखना होगा। अच्छा। देखिए,
मौलिक अधिकार वे होते हैं जो किसी इंसान के जीवन, उसकी गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, समानता का अधिकार। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार पूरी तरह से एक वैधानिक अधिकार है, जिसे अंग्रेजी में हम स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। वैधानिक अधिकार मतलब जो किसी विशेष कानून से पैदा होता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अधिकार केवल और केवल तभी मौजूद हैं जब विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून आपको ये अधिकार प्रदान करता है। मतलब अगर कानून नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल, अगर वो कानून नहीं है तो वो अधिकार भी अस्तित्व में नहीं है। और चूंकि यह अधिकार एक कानून द्वारा दिया जाता है, इसलिए वो कानून उस अधिकार पर कुछ शर्तें भी लगा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से शर्त आधारित अधिकार हुआ। सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, वो कैसे? एक सदस्य के रूप में आपको वोट देने का अधिकार हो सकता है, ये आपकी सदस्यता का हिस्सा है, लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप संस्था का प्रबंधन या मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए चुनाव लड़ने के अधिकार को बायलॉज के माध्यम से कुछ योग्यता शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन देखिए, क्या ये शर्तें मनमानी नहीं हो सकती? आपका क्या मतलब है? मतलब क्या मैनेजमेंट जानबूझकर ऐसी शर्तें नहीं लगा सकता जिससे उनके विरोधी चुनाव ही ना लड़ सके? ये एक अहम चिंता है, लेकिन कोर्ट इस बात की भी पूरी जांच करता है कि शर्तें आखिर हैं क्या। अच्छा। कोर्ट के अनुसार ये योग्यता शर्तें सदस्यों की संस्था में भागीदारी और उनके प्रदर्शन से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए? उदाहरण के लिए, क्या वो सदस्य सोसाइटी को नियमित रूप से दूध की आपूर्ति कर रहा है? क्या वो संस्था के मुख्य उद्देश्य में सक्रिय योगदान दे रहा है? कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए ऐसी योग्यता शर्तें तय करना किसी भी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब अगर आप काम नहीं कर रहे तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते? बिल्कुल। अगर आप दूध की आपूर्ति ही नहीं कर रहे हैं तो आप उस मिल्क यूनियन का प्रबंधन कैसे संभाल सकते हैं? हाँ। इसलिए ये सोचना कि चुनाव लड़ना एक असीमित या पूर्ण अधिकार है, कानूनी रूप से सही नहीं है। ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है जिसे नियमों से बांधा जा सकता है। हाँ। लेकिन मेरी एक और उलझन है जो मुझे सीधे हाईकोर्ट जाने के लिए प्रेरित कर रही है। बताइए, क्या उलझन है? मान लीजिए नियम बन गए, लेकिन ये मिल्क यूनियन कोई पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी या किसी के घर की दुकान तो है नहीं। इस पर रजिस्ट्रार की कड़ी नजर होती है। स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी इसकी चुनाव की बाकायदा निगरानी करती है। सरकार का इतना सारा नियंत्रण और रेगुलेशन है इसके ऊपर। ठीक बात है। तो क्या ये यूनियन एक सरकारी संस्था या संविधान की नजर में राज्य नहीं बन गई, जिसे हम स्टेट कहते हैं? और अगर ये सरकार का ही एक रूप है तो मैं इनके खिलाफ सीधे हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकती? आपका ये तर्क बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर कई बड़े कानूनी विवादों का केंद्र यही बिंदु होता है। हाँ ना? लोग सोचते हैं कि जहां भी सरकार का थोड़ा सा दखल है, वो संस्था सरकार बन जाती है। लेकिन इसे स्पष्ट करने के लिए हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 की गहराई में उतरना होगा। आर्टिकल 12? हाँ, आर्टिकल 12, जो ये तय करता है कि राज्य या स्टेट की परिभाषा असल में क्या है। क्योंकि अगर कोई संस्था स्टेट की परिभाषा में आती है, तभी हम उसके खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। जब हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो हम मूल रूप से ये खोज रहे होते हैं कि क्या कोई संस्था वास्तव में सरकार का ही एक विस्तारित रूप है। क्या वो सरकार का मुखौटा पहनकर काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस हालिया फैसले में बहुत बारीकी से इस पर विचार किया। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने स्पष्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस स्वतंत्र और सदस्यों द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। इनका अपना एक स्वायत्त ढांचा है। लेकिन सरकार उन पर नियम तो थोपती है ना। रजिस्ट्रार आड़े वक्त पर उनके काम में दखल दे सकता है। फिर ये पूरी तरह से स्वतंत्र कैसे हुई? यहीं पर कानून एक बहुत ही बारीक रेखा खींचता है। कैसी रेखा? देखिए, नियम लगाना और निगरानी करना एक बात है और संस्था का मालिक होना बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि इन संस्थाओं पर वैधानिक रेगुलेशन है या रजिस्ट्रार की निगरानी है या चुनाव अथॉरिटी इनके चुनाव सुपरवाइज कर रही है, ये संस्थाएं सरकार का विभाग नहीं बन जाती, जिसे कानूनी भाषा में हम इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ स्टेट कहते हैं, वो ये नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ स्टेट यानी राज्य का साधन होने का असल मतलब क्या है? इसे किसी उदाहरण से समझाइए।
चलिए इसे एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। भारतीय रेलवे को लीजिए। ठीक है। रेलवे पूरी तरह से सरकार के पैसे से चलता है। उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं और उसका पूरा प्रशासन सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। हाँ, वो तो है। वह पूरी तरह से राज्य का साधन है। अब इसकी तुलना अपनी मिल्क सोसाइटी से कीजिए। आपकी सोसाइटी का पैसा कहाँ से आता है? वो तो सदस्यों के योगदान और दूध के व्यापार से आता है। बिल्कुल। क्या सरकार सोसाइटी के हर छोटे बड़े प्रशासनिक फैसले लेती है? नहीं, वो तो कमेटी लेती है। हाँ, संस्था अपने सदस्यों द्वारा चुने गए बोर्ड से चलती है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि किसी संस्था को स्टेट मानने के लिए ना उस पे सरकार का नियंत्रण बहुत गहरा और व्यापक होना चाहिए। मतलब डीप एंड प्रोवेसिव कंट्रोल। एकदम सही। वित्तीय रूप से संस्था सरकार पर निर्भर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस के मामले में ऐसा कोई गहरा वित्तीय या प्रशासनिक प्रभुत्व नहीं है सरकार का। अच्छा। सिर्फ कुछ नियमों का पालन करवाना या चुनावों की निगरानी करना किसी संस्था को सरकार नहीं बना देता। अगर ऐसा होने लगा तो फिर? हाँ, अगर ऐसा होने लगा तो हर वो दुकान जिसे सरकार से लाइसेंस मिलता है वो स्टेट कहलाने लगेगी। हाँ, ये तो है। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि इन सहकारी समितियों को अनुच्छेद 12 के दायरे में स्टेट नहीं माना जा सकता। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये संस्था स्टेट नहीं है तो हाईकोर्ट के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कल को कोई पूरी तरह से प्राइवेट संस्था अपनी मनमानी पर उतर आए तो क्या उसके खिलाफ कभी कोई रिट फाइल हो ही नहीं सकती? क्या वे पूरी तरह से जवाबदेही से मुक्त है? नहीं, कानून में कभी भी इस तरह की आर पार की स्थिति नहीं होती कि कोई पूरी तरह से जवाबदेही से मुक्त हो जाए। अच्छा, राहत की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट या नॉन स्टेट संस्थाओं के खिलाफ कभी रिट फाइल नहीं हो सकती। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने की कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं? किसी नॉन स्टेट संस्था के खिलाफ रिट केवल और केवल तभी फाइल की जा सकती है जब वो संस्था कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभा रही हो। सार्वजनिक कर्तव्य, जिसे हम पब्लिक ड्यूटी कहते हैं। हाँ, पब्लिक ड्यूटी। हाँ, या फिर वो किसी ऐसे काम को कर रही हो जिसका सीधा और बड़ा असर आम जनता के अधिकारों पर पड़ता हो। कोर्ट को यह देखना होता है कि जिस काम को लेकर विवाद है क्या उसका स्वरूप सार्वजनिक है। लेकिन देखिए, अगर आप इस मिल्क यूनियन को देखें तो लोगों को दूध उपलब्ध कराना, किसानों की आय बढ़ाना, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है? आपका ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन कोर्ट इसे अलग नजरिए से देखता है। अच्छा। दूध का व्यापार करना या किसानों के लिए सहकारी नीतियां बनाना एक कमर्शियल या सामाजिक काम हो सकता है, लेकिन हमें यह देखना है कि विवाद किस बात पर है। हमारा मौजूदा विवाद दूध के व्यापार पर तो नहीं है। हाँ, विवाद तो मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव लड़ने की योग्यता, शर्तों और बायलॉज को लेकर है। बिल्कुल, और कोर्ट ने यही कहा कि ये विवाद संस्था के आंतरिक प्रबंधन या इंटरनल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये उनका अपना चुनावी ढांचा है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से समझाया कि एक सहकारी समिति के आंतरिक चुनाव, उसके बायलॉज में बदलाव और उसकी सदस्यता के नियम कोई सार्वजनिक कानून या पब्लिक लॉ का मामला नहीं है। अच्छा। ये किसी पब्लिक ड्यूटी का उल्लंघन नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से उनके घर का अंदरूनी मामला है। 100%। सिर्फ इस आधार पर कि ये संस्था राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट नामक एक कानून के तहत बनी है, इसके हर आंतरिक विवाद को पब्लिक लॉ का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हूं। और यहीं पर राजस्थान हाई कोर्ट से चूक हुई थी। ओहो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का इस विशुद्ध रूप से आंतरिक और निजी प्रकृति के विवाद में दखल देना, रिट पिटीशन को स्वीकार करना और बायलॉज को रद्द करना अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। ये तो अजीब बात है। मतलब मैंने तो सोचा था कि मैं सीधे हाई कोर्ट की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ूंगी और अपना हक लेकर आऊंगी। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो फ्लाइट मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या 3 बसें बदलकर धूल फांकते हुए किसी लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा? अगर मैं हाई कोर्ट नहीं जा सकती तो क्या इन मनमाने नियमों के सामने मैं बिना किसी कानूनी उपाय के असहाय खड़ी रहूं? देखिए, आपका फ्लाइट और बस का उदाहरण बहुत मज़ेदार है, लेकिन सच के काफ़ी करीब है। और अगर आप हाई कोर्ट की फ्लाइट पकड़ भी लेती है ना,
तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट आपको वापस बस स्टैंड पर ही उतार देगा। अरे बाप रे। लेकिन आपको असहाय महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून में न्याय का रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस आपको सही दरवाजे पर दस्तक देनी होती है। तो वो सही दरवाजा है कहाँ? जब विधायिका कोई विशेष कानून बनाती है तो वो केवल नियम नहीं बनाती, बल्कि उन नियमों के टूटने पर समाधान का एक पूरा तंत्र भी तैयार करती है। तो मेरे इस बस के सफर में मेरे मामले के लिए वो सही दरवाजा या सही तंत्र आखिर है कौन सा? आपके लिए वो सही दरवाजा है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001 के भीतर ही मौजूद समाधान। अच्छा। जब आप इस कानून का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही मजबूत तंत्र पहले से मौजूद है। खासतौर पर सेक्शन 58(1) और सेक्शन 58(2)(c) या उसके आंतरिक गवर्नेंस से जुड़े होते हैं। इस एक्ट के तहत एक पूरा विवाद समाधान तंत्र काम करता है। इसमें अपनी शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, और अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आगे अपील करने की भी पूरी व्यवस्था है। अच्छा, मतलब एक पूरा सिस्टम है वहाँ। हाँ, ये एक पूरा ढांचा है जो सिर्फ और सिर्फ सहकारी समितियों के आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए ही खड़ा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मुझे शुरुआत में ही सीधे वहीं जाना चाहिए था, बजाय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के। सुप्रीम कोर्ट का कहना सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहां जाना चाहिए था, बल्कि ये है कि आपको केवल वहीं जाना है। ओ, केवल वहीं जाना है। हाँ, कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सीधे हाई कोर्ट जाकर रिट पिटीशन डालना कानून द्वारा बनाए गए इस वैधानिक तंत्र को पूरी तरह से दरकिनार करना है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति ना हो, तब तक इस तरह वैधानिक प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका को इस तरह की शॉर्टकट प्रवृत्तियां पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह भी है। वो क्या? विधायिका ने बहुत सोच समझकर सेक्शन 58 और अपील के लिए सेक्शन 104-105 के तहत ये उपाय दिए हैं। अगर हर असंतुष्ट सदस्य सीधे हाईकोर्ट जाने लगेगा तो कानून के तहत बनाए गए इस निचले तंत्र का क्या औचित्य रह जाएगा? हाँ, कोई ट्रिब्यूनल जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। कोर्ट की भाषा में कहें तो यह उस पूरे कानून को ही अर्थहीन या व्यर्थ बना देगा। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत ही साफ है। जिस कानून के तहत संस्था का जन्म हुआ है, विवाद होने पर आपको उसी कानून के भीतर दिए गए तंत्र के अनुशासन का पालन करना ही होगा। ये तो वाकई एक आंखें खोलने वाला और बहुत ही विस्तृत विश्लेषण रहा। हाँ। मैंने तो बस अपनी भावना में बहकर ये सोचा था कि मेरे साथ कुछ अनुचित हुआ है और मुझे सीधे सबसे बड़ी अदालत की तरफ दौड़ लगा देनी चाहिए। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन कानूनी वास्तविकता और प्रक्रिया का अनुशासन इसके ठीक विपरीत है। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ राजस्थान के इस मिल्क यूनियन तक सीमित नहीं है। एकदम सही बात पकड़ी आपने। इस फैसले का असर ना बहुत व्यापक है। ये सिर्फ एक राज्य या एक दूध संघ की बात नहीं है। आप मुंबई की किसी विशाल हाउसिंग सोसाइटी को ले लें या पंजाब की किसी बड़ी कृषि सहकारी समिति को, नियम सभी के लिए समान है। अच्छा। ये फैसला पूरे देश में सहकारी संस्थाओं के चुनावों और उनके आंतरिक विवादों के लिए एक लकीर खींचता है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट सीधे दखल नहीं देगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और कानूनी स्थिति का एक सार निकालें तो तस्वीर के 3 मुख्य स्तंभ नजर आते हैं। जी, बताइए। सबसे पहली बात, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो कोई ऐसा पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है जो आसमान से उतरा हो, बल्कि ये एक वैधानिक अधिकार है। इसलिए कानून और बाय लॉस के जरिए इसे कुछ योग्यताओं और शर्तों के आधार पर सीमित किया जा सकता है। एकदम सटीक। और दूसरा स्तंभ यह है कि डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन या कोई भी ऐसी सहकारी समिति अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। चाहे उस पर सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण ही क्यों न हो, वो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कोई स्टेट या सरकार का अंग नहीं है। और इसी से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जुड़ता है। हाँ। चूंकि संस्था स्टेट नहीं है और चुनावों से जुड़ी ये शिकायतें संस्था के आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा है, ना कि कोई बड़ा सार्वजनिक कर्तव्य, इसलिए हाईकोर्ट इनमें अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आपको अपने राज्य के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत मौजूद तय कानूनी प्रक्रिया और ट्रिब्यूनल के पास ही जाना होगा। कानूनी अनुशासन यही कहता है। सही बात है। आपने पूरे विषय को बहुत ही खूबसूरती से समेट दिया है। धन्यवाद। कानून इन सहकारी संस्थाओं को एक तरह की स्वायत्तता देता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके।
लेकिन इस पूरे गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल को सामने रखना चाहूंगा, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, कानून सहकारी संस्थाओं को स्वायत्ता देता है ताकि वे बिना किसी बाहरी या सरकारी दखल के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर सके और अपने सदस्यों के हित में त्वरित फैसले ले सके। यह सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यह सहकारी संस्थाएं बहुत विशाल और प्रभावशाली हो जाती हैं, जब इनका आकार, इनकी ताकत और इनका बजट किसी छोटे राज्य के बराबर हो जाता है, हाँ, ऐसा होता है, तो क्या उनके अपने ये आंतरिक विवाद समाधान तंत्र वास्तव में एक आम छोटे सदस्य के लिए पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रह पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या संस्थागत स्वायत्तता की इस बड़ी सी आड़ में कहीं एक आम सदस्य की आवाज जो व्यवस्था से लड़ना चाहता है, फाइलों में दबकर तो नहीं रह जाती? क्या स्वायत्तता कहीं ताकतवर लोगों की ढाल तो नहीं बन रही है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कानूनी जीत हार से काफी परे जाता है। जिस अधिकार की हमने शुरुआत में बात की थी, वो अधिकार हमें कागजों पर तो दे दिया गया है, लेकिन जब उस अधिकार को लागू करने वाले सिस्टम पर ही सवाल उठे तो स्थिति वाकई जटिल हो जाती है। बिल्कुल। और यही वो कारण है कि कानूनों और अधिकारों की ये दुनिया इतनी दिलचस्प और कभी-कभी इतनी उलझी हुई होती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा अधिकारों और प्रक्रियाओं के बीच के इस नाजुक संतुलन को समझने में श्रोताओं के लिए काफी मददगार साबित होगी।